So let's move on to the next question, which says all of the following are included in XC2 conservation except. So over here we have wildlife safari parks, seed banks, botanical gardens, sacred groves, right? So what do you mean by XC2 conservation? XC2 conservation means that the conservation is taking place outside the natural habitat. मतलब जैसे हम वाइल्ड पार्क्स वाइल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और यू कैन से बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव्स, यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं करे, बाहर जाके जैसे जूज होते हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी बोलते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, जर्म बैंक्स होते हैं, है ना, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, ये सब XC2 कंजर्वेशन के पार्ट्स हैं, where you are not conserving in a natural habitat, right? So your sacred grove is a natural habitat where the forest patch is conserved because the humans, that tribe considers the forest as sacred, right? They are religiously involved. That is why the answer is fourth. Let's move on to the next question. Match the following, column 1 and column 2, right? So over here, eutrophication. Do you know what is eutrophication, guys? Eutrophication means when there is, you have seen the green, जब पॉन्ड एकदम ग्रीन हो जाता है, लेक्स एकदम ग्रीन हो जाती हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर. ये क्यों होता है? क्योंकि सपोज करो अगर न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाए पॉन्ड का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम लेवल बढ़ जाए, तो ग्रास या फिर किसी भी एल्गी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो बहुत एक्सेसिवली ग्रो करेगी ना. तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल का तरीका है, राइट? और स्नो ब्लाइंडनेस क्यों होती है? यूवीबी रेडिएशन की वजह से. तभी कहते हैं aviators पहनिए whenever you're going for trekking. Generally you would have seen, and the soldiers also, they wear aviators to prevent themselves from snow blindness, okay, because of the UV radiation, especially UVB. तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे. और झुम कल्टीवेशन क्या होता है? एक तरह का डिफॉरेस्टेशन होता है कि लोग क्या करते हैं, लैंड काटते हैं, फॉरेस्ट काटते हैं या फिर ग्रास को बर्न कर देते हैं, राइट? दे बर्न द ग्रास और दे कट डाउन द फॉरेस्ट, they have agriculture there, they grow their crops there, and then they shift to another place, and this area they burn, right? So burning culture, the shifting and the burning culture, झुम cultivation is also known as shifting cultivation, right? तो this is D. तो आंसर क्या हुआ? A हुआ हमारा थर्ड. ये आंसर दिख रहा है ना, ए हुआ थर्ड. एक भी आता हो तो आंसर पता होगा. ऐसे इतने सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं. अगला 75th. In a growing population of a country, do you know what is growing population? Growing population is, guys, when we have, like suppose if I say pre-reproductive, 3 phases are there. First is pre-reproductive phase, where population is young individuals, having young individuals which are not in the phase of reproduction. And then there's reproductive, where they are in the reproductive phase, and then there's post-reproductive, the older people, right? Now you tell me, this obviously अगर pre-reproductive के लोग ज़्यादा हैं, अगर young individuals ज़्यादा हैं, तो ये population expand करेगी, क्योंकि अगली फ्यूचर ईयर्स में, अगले 10 सालों में ये रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे, राइट? तो ये पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है. वहीं अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है तो ये पॉपुलेशन स्टेबल है. और वहीं अगर पोस्ट ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है. ठीक है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन कौन सी होगी, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा रिप्रोडक्टिव से. ठीक है? तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट. क्योंकि यहाँ पे ये तो स्टेबल का आंसर हो गया, ये तो स्टेबल पॉपुलेशन हुई, है ना? ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा रिप्रोडक्टिव आर लेस देन. ये तो एक्सपेंशन में भी होता है और ये स्टेबल में भी होता है. प्री रिप्रोडक्टिव आर लेस देन दिस, तो ये तो डिक्लाइनिंग हो गई, है ना? तो हमारा सिर्फ ये है जो ग्रोइंग है. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर. ओके, देन वी मूव टू 76th. Which part of poppy is used to obtain the drug smack? Smack को क्या बोलते हैं? हेरोइन. याद आ रहा है ड्रग्स वाला चैप्टर? एक ड्रग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. हेरोइन को क्या बोलते हैं?
एक तरह का मॉर्फिन का डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं ना, एसिटाइल ग्रुप, इसका शायद स्ट्रक्चर भी है एनसीईआरटी में, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, एक बार देख लेना, ठीक है। ये ओपियोइड है। ओपियोइड का मतलब क्या है? जो पॉपी प्लांट से बनते हैं, पेपेवर सोमनिफेरम। ओपियोइड का मतलब होता है जो ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और एक यूफोरिया की फीलिंग देते हैं, ठीक है। ओके, दे आर यूफोरिक इन नेचर, दे हैव यूफोरिक इफेक्ट्स, ओके। एंड वेयर इज इट ऑब्टेन फ्रॉम? एनसीईआरटी में देखना लिखा हुआ है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, फाइन। सो आंसर क्या है? लेटेक्स, ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? यूरिन में ग्लूकोज, सो ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो यूरिन में ग्लूकोज, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ये ए हो गया। गाउट क्या होता है? गाउट होता है एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, बहुत पेन होती है जॉइंट्स में, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? बी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन खाने की वजह से, ठीक है, और जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं। रीनल कैल्कुलाई, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, राइट, तो ये आपका हो गया सी। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन की वजह से या फिर कुछ और इशू है, राइट, तो ये डी हो गया। तो आपका ए है फोर्थ, ठीक है, तो ये वाला हो गया। कितना इजी है, एक पता चल गया, सारे पता चल गए, ऐसा हमेशा नहीं होता पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी पेपर आया था 2018 एंड 19 में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो माल्फिजिन कॉर्पसल हेल्प करता है ना, अगर आप करो, आप याद करो नेफ्रॉन को, तो नेफ्रॉन का माल्फिजिन कॉर्पसल क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, राइट, बोमेंस कैप्सूल एंड दिस नेफ्रॉन का पार्ट है ना, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, तो वो माल्फिजिन में हेल्प, माल्फिजिन कॉर्पसल बोलते हैं, और वो ब्लड फिल्टर करते हैं, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो आंसर हुआ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन हेल्प करता है? हेनलेज लूप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिटर, कितना इजी है। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, अगर ये नहीं आता है तो एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर कब तक स्टोर करके रखता है? जब तक आपको यूरिनेशन का सिग्नल ना मिले, जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल ना हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? ए का फोर्थ। तो ये देखो दो ऑप्शंस हैं, अब या फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। आगे देखो बी का क्या है? हेनलेज लूप, तो बी का है 1, तो आंसर क्या हुआ? फोर्थ, ठीक है। आगे निसल ग्रैन्यूल्स, कहाँ सुना ये निसल ग्रैन्यूल वर्ड? यस, ये न्यूरॉन, न्यूरॉन पढ़ा है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे, ये मल्टीपोलर डेंड्राइट, मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसमें ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो आर ई आर होगा और फ्री राइबोसोम्स होंगे, राइट। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मतलब हमें गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एंजाइम्स ऑफ टीसीए, टीसीए क्या होते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं जिसे। क्रेब्स साइकिल स्टेप है ना, थर्ड स्टेप है रेस्पिरेशन चैप्टर में, है ना, जो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, तो ये तो सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तो गलत है ना, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टा होता है ना, अगर आपको याद आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी गलत विंडो खुल गई, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होता है? हाईली फोल्डेड होता है ना, राइट। क्यों हाईली फोल्डेड होता है? क्योंकि प्रोटीन से एक्यूमुलेट करने हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही तो होगी, उसी के बाद तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, है ना, राइट। तो ये आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं हो रही, ये तो इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट कौन सा है? सेकेंड स्टेटमेंट। सो दिस इज योर आंसर, सेकेंड। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल, सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ग्लाइकोलिसिस तभी तक चलेगी जब तक NAD उसको मिलता रहेगा,
ताकि NADH बन सके, ठीक है। NADH बनेगा तभी तो आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ सपोज एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में बन रहा है और सबस्ट्रेट के पास हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के पास हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के लिए कोई तो होना चाहिए ना H लेने के लिए, तो हमारा NAD आता है ना, NAD क्या करता है, NAD प्लस NADH प्लस H प्लस बन जाता है ना, वो हाइड्रोजन ले लेता है एक्स्ट्रा, राइट। तो ये चीज़ NAD करता है, पर ये कब होगी, ये वापस रिसाइकिल भी तो होना चाहिए ना NAD। ये हाइड्रोजन कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चली जाती है। दीज हाइड्रोजन आर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ respiration, right? So you need to supply constantly NAD plus, फ्री NAD plus भी तो होने चाहिए ताकि वापस NADH बन जाए, right? Okay, so rest of the statements are correct, second is incorrect. तो आंसर क्या हुआ, सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी आप कर रहे हैं तो लॉजिक अप्लाई कीजिए तभी आंसर्स होंगे। 81st, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटेशन, दांत कैसे हमारे, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट। तो आंसर क्या हुआ, फोर्थ। थीको मतलब जॉ में है, डाइफाइडोंट मतलब मिल्क टीथ है और परमानेंट टीथ है, हेट्रोडोंट मतलब ICPM, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग शेप के है ना, अलग अलग फंक्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, 82nd क्वेश्चन। अब देखो नीचे से शुरू करते हैं, जो सुना सुना लग रहा है। एलोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम, तो ये सही है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखो हमने पढ़ा है ना सेल चैप्टर में, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें P और Q आर्म इक्वल होती है, ऊपर और नीचे वाली आर्म इक्वल है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये V शेप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, सॉरी मेटासेंट्रिक, ये क्या है, मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ है, बीच में है, तो मेटासेंट्रिक। वहीं अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो ये P आर्म छोटी है थोड़ी और Q आर्म थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो ये कौन सी शेप हो जाती है, J शेप, सॉरी L शेप। ये कौन सी शेप हो जाती है, L शेप। ये ना ऐसे दिखता है, फिर ये ऐसे दिखता है, ठीक है, ये छोटी और ये बड़ी है तो ये L शेप हो जाती है, ओके। वहीं फिर आता है, ये सब मेटासेंट्रिक है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर बहुत ही ऊपर है और P आर्म बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो ये कौन सी शेप हुई, बताओ, J शेप। फिर टीलोसेंट्रिक की कौन सी शेप हुई, I शेप, राइट। सो दिस इज टीलोसेंट्रिक जिसमें P आर्म है ही नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू हियर। सो L शेप तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है, जब हम अगर ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई के अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स ले, लार्वा, फ्रूट फ्लाई का जो लार्वा है, कायरोनोमस लार्वा बोलते हैं जिसे, उसके अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स को स्टेन करें तो हमें क्या दिखेगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स दिखेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मतलब RNA DNA जो है वो लगातार RNA बना रहा है, ठीक है, ताकि लार्वा क्या करे, लार्वा बड़ा हो सके जल्दी जल्दी, प्रोटीन्स बन सके जल्दी जल्दी। तो ये कहाँ मिलता है हमें, ये हमें मिलता है oocytes ऑफ एम्फीबियंस में नहीं, लार्वा स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ऑफ इंसेक्ट मेनली ड्रोसोफिला। तो आंसर क्या हुआ, ये तो गलत है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम सही है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम ना एक तरह से ना जैसे हमारा टूथ वो नहीं होता बॉटल साफ करने वाला ब्रश, बिल्कुल बॉटल साफ करने वाला ब्रश जैसा दिखता है ये, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें ना DNA बहुत हाईली ओपन्ड होता है ताकि RNA ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो सके। मतलब तो सेम ही है पर ओपनिंग और स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। और ये डिप्लोटीन बाइवेलेंस, ये कब होता है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1,
ओके, ये तब दिखता है, तो ये तो सही है। और लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहाँ दिखते हैं जनरली? oocytes ऑफ एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मैमल्स में नहीं दिखते। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हुआ सही, सेकंड हुआ गलत, तो हमारा सेकंड है आंसर। अब कंफ्यूज मत होना, अगर मैं कह रही हूँ सेकंड हुआ गलत तो इनकरेक्ट मैच तो सही है ना, अगर बोल रहे हैं इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट सेकंड है, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, 83rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता? पहले तो बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाना और फोल्ड करना। ठीक है, ठीक है, बाकी सब पढ़ लेते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग सही है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, अब आप कहोगे ये क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, पर कम से कम ये दिमाग लगा लो कि पेप्टाइड है तो प्रोटीन के रिलेटेड है। तो मैं फिर भी बता देती हूँ, जब पेप्टाइड बनता है ना बच्चे, तब क्या होता है, उसमें सिग्नल प्रोटीन ऐड होता है कि कहाँ जाना है उसे। अगर प्रोटीन को जैसे एड्रेस स्लिप लगती है ना, आपके गिफ्ट्स के ऊपर एड्रेस स्लिप लगती है कि ये गिफ्ट यहाँ जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, वैसे सिग्नल पेप्टाइड एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड पोर्शन होता है जो प्रोटीन के ऊपर लगता है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लाइकोसाइल ग्रुप्स मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड हो रहा है प्रोटीन पे, तो ये गोल्जी में भी होता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये कहाँ होता है? ये तो SCR में होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आंसर तो सेकंड होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट 84th, Many ribosomes may associate with single mRNA to make multiple copies of polypeptide simultaneously. अब देखो इसे बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। क्या होता है कि आपके प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो जैसे ही RNA बनता है वैसे ही ढेर सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं हर जीन के ऊपर, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, पेप्टाइड चेन बनाने के लिए, इसे बोलते हैं पॉलीसोम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के बारे में पता होना चाहिए। P फॉर, ये देखो 3 P's याद करने हैं। 3P क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक RNA, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक RNA, मतलब लैकोप्रॉन में याद है ना, तीनों जीन का एक RNA बनता है ना, तो पॉलीसिस्टोनिक RNA बोलते हैं, एंड इसमें दिखते हैं हमें पॉलीसोम कंडीशन। सो जब भी मैं बोलूंगी 3P, इसका मतलब है प्रोकैरियोट, पॉलीसिस्टोनिक RNA एंड पॉलीसोम। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि एग है, लार्वा बन रहा है, प्यूपा बन रहा है और एडल्ट बन रहा है। अगर ऐसा भी केस नहीं है तो एग है, क्या बन रहा है? निम्फ बन रहा है जैसे कॉकरोचेस में होता है, और एडल्ट बन रहा है। ठीक है, या फिर एग है, लार्वा है और एडल्ट बन रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस के ये स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं होलो मेटाबॉलिस, कंप्लीट मेटाबॉली। ठीक है, और इसे बोलते हैं पोरोमेटाबॉलिस, जो हमारे होती है कॉकरोचेस में, पोरोमेटाबॉलिस। ठीक है, और जो बिल्कुल भी मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करते उनको बोलते हैं ए मेटाबॉलिस। ये कौन होते हैं? अर्थवर्म। इसमें से स्टारफिश का तो है लार्वा, मॉथ का भी लार्वा प्यूपा है, ट्यूनिकेट्स के भी लार्वा है। ट्यूनिकेट्स कौन होते हैं? कौन होते हैं ट्यूनिकेट्स? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, जिसका लार्वा होता है, ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। याद है, लार्वा में तो नोटोकॉर्ड होती है, एडल्ट में नहीं होती। तो इस तरह से हम बहुत सारे टॉपिक्स कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी मैंने सोचा कि हम नीट का पेपर डिस्कस करते हैं, ढेर सारे टॉपिक्स कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 86th, अर्थवर्म में कोई लार्वा नहीं होता, याद रखना, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होम्योथर्म? होम्योथर्म का मतलब होता है एंडोथर्म, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, चाहे बाहर जितनी भी ठंड हो या जितनी भी गर्मी हो, जैसे हम हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स। मैक्रोपस क्या होता है? कैंगरू। ये तो प्रैक्टिस करने से याद होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तभी याद होंगे। सिटाक्यूला क्या होता है? पैरेट। कैमिलस क्या होता है? कैमल, थोड़ा बहुत तो सुना सुना लग रहा है ना। चिलोन क्या होता है? टर्टल। अब आप मुझे बताओ कौन सा होगा? अब तो पता चल गया कौन सा होगा वार्म ब्लडेड, सॉरी कोल्ड ब्लडेड। टर्टल ना, टर्टल रेप्टाइल है, कोल्ड ब्लडेड होता है, तो वो होम्योथर्म नहीं है, वो क्या है? एक्टोथर्म। एक्टोथर्म कौन है हमारे?
टर्टल सांप जी, ठीक है, रेप्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। अब मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में बताओ कौन सा आइडेंटिफाई कर पाओगे? सबसे ज्यादा मेल कॉकरोच बहुत स्टाइल मारता है भाई, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल्स ऑन द 9th सेगमेंट। ये तो बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि मेल कॉकरोच में आखिरी में 10th सेगमेंट होती है ना, 10 सेगमेंट्स होती है एब्डोमेन में, 9th सेगमेंट से क्या आ रहा होता है? एनल स्टाइल्स आ रहे होते हैं। 10th में तो एनल सरकाए होते हैं, है ना, और 9th में एनल स्टाइल होते हैं जो कि फीमेल में नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हुआ? 4th। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव क्रॉप एज वेल एज गिजर्ड। गिजर्ड तो सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है? गिजर्ड एक मस्कुलर ऑर्गन जो चर्निंग में हेल्प करता है, और क्रॉप आपने सुना होगा कॉकरोच में, पर कहीं और भी होता है, बर्ड्स में। बर्ड्स में क्या होता है? गिजर्ड होता है, क्योंकि बर्ड्स पेबल्स भी खा लेती हैं, स्टोन यू कैन से स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल भी खा लेती हैं, तो गिजर्ड ज़रूरी होता है। सीड्स भी खाती हैं चर्निंग के लिए, और साथ में उसके क्या होता है? क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? स्टमक की तरह होता है। क्रॉप क्या होता है? स्टमक की तरह, जहाँ पे रिजर्वॉयर एरिया होता है। ठीक है, तो एव्स आंसर है। ओके, आंसर इज एव्स। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। सीलिएट्स क्या होते हैं? पैरामीशियम, वॉटिसेला, जिनके सीलिया होता है। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। फ्लैजिला तो होता नहीं, फ्लैजिला तो यूग्लिना में होता है। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है सिवाय रिप्रोडक्शन के। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया तो अमीबा में होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों में होता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों में, तो सिलिएट्स में भी होते हैं, अमीबॉइड्स में भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेकेंड। ओके फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन फॉर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। ओशंस में डाई एटम्स होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आ रहे हैं क्वेश्चंस। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। इनकी सिलिका सेल वॉल होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं? सूप बॉक्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, और इनके पास क्लोरोफिल होता है खाना बनाने के लिए, चाहे इनकी सिलिका सेल वॉल है। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी खाना बनाते हैं, पर ये चीफ प्रोड्यूसर्स नहीं होते। सबसे मेन प्रोड्यूसर्स आपके कौन होते हैं? डाई एटम्स। ओके, नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्जी किसमें हेल्प करता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड नहीं, रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। याद है ना, गोल्जी के 2 फेसेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस। याद आ रहा है? एक कन्वेक्स और एक कनकेव, और यहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं जिसमें प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है ना। ठीक है, ये सिस फेस और ये ट्रांस फेस, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, तो वेसिकल्स आते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन फोल्ड होता है, मेच्योर होता है, स्टोर होता है और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको 91st का आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, स्टोमेटा एंड ग्रास लीफ। ग्रास क्या है? मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट है ना, तो मोनोकॉट में किडनी होंगे कि डम्बेल होंगे? किडनी शेप जो होते हैं वो डाइकॉट में होते हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर आपको नहीं पता है कि डम्बेल शेप होते हैं मोनोकॉट में, जो स्टोमेटा होते हैं वो डम्बेल शेप होते हैं, ऐसे। ठीक है, डम्बेल शेप दोनों स्टोमेटा। ओके, तो ये चीज पता होनी चाहिए। 93rd, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये क्वेश्चन है। 93rd, सेल साइकिल का, द स्टेज विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। याद करो सेल साइकिल, वापस जाओ, याद करो क्या होता है प्रोफेज में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ऐसे याद कर लो। लेडी जेब्रा पेंटी डीप डार्क, लेडी जीब्रा पेंटी डीप डार्क। तो एल फॉर लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम बनने शुरू होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? बाइवेलेंट बनते हैं कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, साइनेप्सिस होता है उनका। ठीक है,
पाइकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है कि चलो क्रॉस ओवर होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होती है, जीन्स का एक्सचेंज होता है। डिप्लोटीन में अलग होने शुरू होते हैं और डाइकिनेसिस में काइस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कि क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा दूर हो गए, बस थोड़े से आखिरी में बच गए हैं, तो रिंग शेप बनती है। ठीक है, ये डाइकिनेसिस में होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। डिप्लोटीन में अलग होना शुरू होते हैं, तो आंसर क्या होगा? बिगिन तो डिप्लोटीन, एंड तो डाइकिनेसिस। ठीक है, ओके, तो याद हो गया एक्रोनियम, लेडी जेब्रा, पेंटेड, डीप, डार्क। नेक्स्ट 94th, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर। शुगर कौन कौन सी है? एक तो कीटोन है और एक एल्डिहाइड है ना, जैसे ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज कीटोन है। ठीक है, तो क्या होंगे? कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है और एल्डिहाइड में, सॉरी हाइड्रोक्सिल नहीं, क्या होगा? एक सेकेंड, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक आर, अच्छा दूसरी साइड पे बोल रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल भी तो होते हैं ना, नीचे देखो OH और H होते हैं ना, सॉरी मैंने क्वेश्चन को गलत समझा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं ना, सॉरी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, ये देखो, हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में, क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में बच्चों? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए सारे टॉपिक्स की। ये देखो COH है ना, ये आपका, मैं एक बार क्या बना रही हूं, मैं ये OH थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, ये मैं आपका कीटोन फ्रक्टोज बना रही हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 कार्बन है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स नहीं है, राइट, ये सब हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। और क्या है, ये देखो, ये कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो आंसर क्या हुआ? कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? सेकेंड। अब अगला 95th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी तो है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, सैक्रोमाइसिस सर्वसी यीस्ट, यीस्ट तो फंजाई होती है ना, यूकैरियोट होती है, तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन 96, स्टोमैटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, कैसे पता चलेगा? अब देखो, टेम्परेचर जब 35 होता है, 30 to 35, तब ओपन होता है स्टोमेटा, राइट, ओके फाइन, टेम्परेचर से तो ओपन होता है, पर ज़्यादा हो जाता है तो बंद हो जाता है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होती है तो ओपन हो जाता है, ज़्यादा होती है तो बंद हो जाता है। लाइट ओपन होता है दिन में स्टोमेटा, रात को बंद हो जाता है, सिवाय डेजर्ट प्लांट्स के। ऑक्सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑक्सीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो CO2 के टाइम, अगर CO2 लेना है तो ऑक्सीजन रिलीज़ करना है, और ऑक्सीजन लेना है तो CO2 रिलीज़ करना है, राइट, रात को, तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्या बनाता है? RNA राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो इट्स एन एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, राइबोसोमल RNA, जो RNA राइबोसोम के लिए चाहिए, तो RNA सिंथेसिस के लिए। ठीक है, राइबोसोम भी बनाता है, सो इट्स एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। इट्स नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड, ये गलत है, आप ये सोचो उसमें मेम्ब्रेन है, नहीं है मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइट, अब देखो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट, जिसे डार्क भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, ATP बनता है और NADPH बनता है।
और यही सब लाइट इंडिपेंडेंट में यूज होते हैं, जैसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, NADH तो नहीं बन रहा, तो ये तो गलत हो गया। NADH तो कहाँ, यहाँ नहीं बन रहा ना, तो इट इज आंसर इज 98 का फोर्थ। ओके, कैल्विन साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 99th, which of the following elements is responsible for maintaining turgor in the cells? turgor मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम जब पानी स्टोमेटा के अंदर जाता है तब पानी भी फॉलो करता है। जैसे अगर स्टोमेटा के अंदर पोटेशियम जाएगा तो वाटर विल ऑल्सो एंटर, और वहीं पोटेशियम अगर स्टोमेटा से बाहर जाएगा तो वाटर विल ऑल्सो एग्जिट। तो ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम एक थ्योरी भी है, पोटेशियम थ्योरी, जिसमें समझाया गया है कि कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। मैंने क्या बोला, अगर पोटेशियम अंदर जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से वाटर भी तो जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर भी बाहर आएगा, तो स्टोमेटा श्रिंक हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, राइट। 100. Which one of the following plants show a very close relationship with species of moth where none of the two can complete its life cycle without each other? कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आपकी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों मर जाएंगे। अगर एक मर गया, एक एक्सटिंक्ट, तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट। यूका मॉथ एंड यूका प्लांट। यूका मॉथ और यूका प्लांट की इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप है कि यूका प्लांट पॉलिनेट ही सिर्फ यूका मॉथ कर पाते हैं, और यूका मॉथ क्या करता है, सीड्स और अपने लार्वास जो है, अपने एग्स जो है वो यूका प्लांट के अंदर ले करता है, ताकि यूका लार्वा जो है वो क्या कर सके, यूका के सीड्स खा सके। ठीक है, जो मॉथ है वो यूका के सीड्स वगैरह ईट कर सके। ठीक है, न्यूट्रिशन उसे वहां से मिल सके। तो बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअलिस्टिक, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। यू नो, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरीली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों को इवॉल्व भी कर रहे हैं। को इवॉल्व मतलब एक इवॉल्व कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 101। थक तो नहीं गए? चलो पूरा वीडियो देखना है ताकि 3 घंटे का पेपर हम जल्दी से समझ सकें और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ सकें। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स 196 डिग्री, ये तो पता है हमें। क्रायो प्रिजर्वेशन सुना है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं चीजें। ठीक है, पोलन ग्रेन्स भी कर सकते हैं -196 डिग्री सी पे। ओके, 102 ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सुना है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में? नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन सल्फर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बच्चों क्या करता है, वो CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है ताकि ग्लूकोज बना सके और सल्फर बना सके और वाटर रिलीज कर सके। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में, और CO2 रिड्यूस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें वाटर नहीं यूज हो रहा, ध्यान दो, इसमें वाटर नहीं यूज हो रहा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रही। तो इससे हमें पता चलता है वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, CO2 इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कार्ल वॉन नील ने। याद करो फोटोसिंथेसिस चैप्टर, तब पता चलेगा। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता क्योंकि वो वाटर नहीं यूज कर रहा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 103 डबल फर्टिलाइजेशन 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। क्या होता है? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। 2 मेल गैमीट होते हैं, एक फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा फ्यूज करता है, यहाँ पे बना रही हूँ देखो, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं, एंटीपोडल्स एक पोल पे होते हैं। ठीक है, जिसे चलाजल एंड बोलते हैं, दिस इज चलाजल एंड। यहाँ पे साइनर्जिड्स होते हैं और एग होता है। ठीक है, दीज आर साइनर्जिड्स 2, ये जो फिंगर शेप है, और ये एग है। ठीक है, और यहाँ पे होल होता है जहाँ से पोलन ग्रेन एंटर करते हैं, मेल गैमीट्स एंटर करते हैं, 2 मेल गैमीट्स, तो इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल।
और या फिर माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो एक मेल गैमीट इनके साथ फ्यूज करता है और दूसरा एग के साथ, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और एक डबल फर्टिलाइजेशन। मैं फिर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक मेल गैमीट क्या करेगा, एक एग के साथ फ्यूज करेगा, तो ये क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि है 2n। और दूसरा क्या कर रहा है, एक n, जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या कर रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, 3n बनाएगा। 3n क्या है, 3n क्या है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 फ्यूज कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ओके चलो 104 अब मैं जल्दी जल्दी करूंगी। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में जाएंगे आपको पता चलेगा कि मैंने अभी भी बताया NADH NAD+ बनता है और H और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, क्यों, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो सके, ठीक है, और केमियोस्मोसिस हो सके। नहीं पढ़ा केमियोस्मोसिस, आई विल शेयर इट इन अ वीडियो विद यू, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड, आयरन हमेशा, वैसे तो फेरिक और फेरस में दोनों में होता है, पर आपके एनसीईआरटी में दिया और मोस्टली फेरिक में होता है। फेरिक क्या होता है, Fe3+, और फेरस क्या होता है, Fe2+। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रैंकलिन स्टार्ट कॉइन द टर्म लिंकेज, नहीं, थॉमस मॉर्गन ने दिया था। स्टाल ने तो वो दिया था सेमी कंजर्वेशन मॉडल ऑफ डीएनए, कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्टमैन, नहीं, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर एंड लेडरबर्ग। ट्रांसडक्शन होता क्या है, क्या होता है, जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेजेस जब अटैक करते हैं ना बैक्टीरिया पे, ताकि डीएनए ट्रांसफर कर सकें, उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम टेक्स प्लेस इन ट्रांसलेशन, नहीं, स्प्लाइसियोसोम तो प्रोटीन्स है जो स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं, तो ये कब होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसलेशन से पहले यूकैरियोट्स में। ये सही है। पन्नेट स्क्वायर किसने दिया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर था वो। Now we move on to 107th question. एलेक जेफरी ने तो क्या दिया था, उसने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि जेकब एंड मनोद ने दिया था लैकोप्रॉन, तो ये तो आना चाहिए, आंसर है सेकंड। पर हम दूसरे भी देख लेते हैं। मिसल्सन एंड स्टाल अभी बताया, क्या दिया था, सेमी कंजर्वेशन मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। और फोर्थ एल्फ्रेड हर्शी एंड चेज ने क्या दिया था, उन्होंने स्टडी किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो टीएम भी तो नहीं दिया था उन्होंने तो बैक्टीरियोफेज स्टडी किया था, है ना। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सेकंड, करेक्ट। नेक्स्ट, ये मैं रब कर रही हूँ, ये तो हम कर चुके हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज गिवन इन बैक्टीरिया। ई कोलाई यूज किया था, याद रखो, ई कोलाई यूज किया था। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। ऑफसेट क्या होता है, वाटर हाइसिंथ याद है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जनरली बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं ऑफसेट की वजह से। दे आर लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि जहाँ पे भी ऐसे से पानी में लगातार फूल बनते रहते हैं और प्लांट उगता रहता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ये ऑब्वियसली माइटोटिक डिवीजन की वजह से होगा, ठीक है। 110th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस सही है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में होती है, कि ग्रास हॉपर में क्या होता है, एक्सो मेल होता है और एक्स फीमेल होती है, ठीक है। उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है, XO, वन इज नॉट देयर, ओके फाइन। टीएच मॉर्गन ने क्या दिया था, लिंकेज दी थी, अभी बताया। स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिज्म नहीं होता, प्लियोट्रॉपी होता है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लियोट्रॉपी होता है जब एक जीन
बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करे, ठीक है। जैसे आपकी कोई भी डिसीज होती है, फिनाइलकीटोनूरिया फॉर सब एग्जांपल, तो फिनाइलकीटोनूरिया सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन नहीं करता, मेलेनिन डिपोजिशन भी कम करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक इट्स preventing melanin to deposit, so it's having more than one effect, so that's pleiotropy. Similarly starch synthesis in P में क्या होता है कि एक जीन होता है B, वो B जीन जो है जब वो BB है तो वो स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और वहीं वो राउंड शेप दे रहा है। तो दो चीज़ें कंट्रोल कर रहा ना, एक तो शेप और एक स्टार्च सिंथेसिस। तो दो चीज़ें कंट्रोल करना एक ही जीन का, दो इफेक्ट दिखाना, उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। Fine. Next, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? Sporopollenin. If you remember, there is a line also. Sporopollenin is the hardest material known. There is no enzyme which has known to be digesting it. तो sporopollenin एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमें कोई एंजाइम नहीं मिला, तो आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम? सिर्फ एक ही बार फूल बनते हैं बैम्बू के, इनको बोलते हैं मोनोकार्पिक, जो एक ही बार फूल बनाते हैं पूरी लाइफ टाइम में। ओके, नेक्स्ट पीसीआर, बायोटेक्नोलॉजी आ गई। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में? एक बार डिटेल में यहीं पे पढ़ा देती हूँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जब आपका डीएनए, पहले तो डीनेचर होता है ना, कितने टेम्परेचर पे? 90 to 95 डिग्री सी, 90 से 95 डिग्री सी पे खुलता है, तो ये डीएनए अब सेपरेट हो गया। ओके, फिर क्या होती है? अनीलिंग होती है। अनीलिंग क्या होती है? जब प्राइमर्स लगते हैं फॉरवर्ड एंड बैक, तो एक साइड 5' to 3' सपोज कर लो और एक साइड 3' to 5', ठीक है। तो प्राइमर्स कहाँ लगते हैं? हमेशा प्राइमर्स तो 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लगते हैं, राइट। तो प्राइमर एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ठीक है। और फिर होती है एक्सटेंशन, लग गया, तो मैंने यहीं पे दिखा दिया ये। फिर होता है एक्सटेंशन, ये मैंने दिखा दिया, स्टेप शोन लिख रही हूँ मैं। फिर होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वेयर द, ये जो प्राइमर है वो एक्सटेंड होने लग जाता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बनाने लग गया टैग पॉलीमरेज की मदद से, तो नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया। ये होती है 72 डिग्री सी पे। अनीलिंग होती है 45 to 55 डिग्री सी, डिपेंड करता है प्राइमर कितना स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर याद कर लो और स्टेप्स याद कर लो, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो पहले डीनेचुरेशन होगी, फिर अनीलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगी। कौन करेगा एक्सटेंशन? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या है? ऐसा एंजाइम है जो हमें बैक्टीरिया से मिला है, जो स्टेबल है हाई टेम्परेचर पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ से मिला है? थर्मस एक्वेटिकस। देख लो मैं क्या क्या याद करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस। नेक्स्ट 114, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, याद करो कौन सी है? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल। ये तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट 115, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा मोरल अपना बूस्ट करो, कम ऑन, वी कैन डू इट, यस टुगेदर। यूजेस ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज, अगर बिना ऑथोराइजेशन के अगर चोरी कर ले कोई, हमारी चीज हमसे ही चुरा ली, हाँ, और कह दिया कि ये नोवेल है, नोवेल है मतलब यूनिक है, उसको बोलते हैं बायोपरेसी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है? पेटेंट कोई ना कर पाए, इसलिए पेटेंट्स बनते हैं, ठीक है, कोई और ना पेटेंट कर पाए। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? जैसे हमने ना बहुत बार ये चीज़ यहाँ हुई है स्किड ट्रीटमेंट के लिए। स्किड क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज, जिसमें क्या हुआ है कि एक एंजाइम की कमी होती है, एडीए एंजाइम, एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसकी वजह से WBCs नहीं बनते। तो बोन मैरो से क्या करो? सेल्स निकालो, वायरस जो है वो क्या करेगा? फॉरेन जीन लेके आएगा एडीए का और एंटर करवा देगा किसमें? वो जब रेप्लिकेट करेगा WBC में, तो आपका
फॉरेन जीन भी रेप्लिकेट करेगा, तो वो एक तरह का जीन थेरेपी है। क्या है? जीन थेरेपी। तो वो कौन से हमने कौन सा यूज किया? हमने वेक्टर रेट्रोवायरसेस। ओके। A new variety of rice, ये strategies वाला चैप्टर है, by foreign company through such varieties have been present in India for a long time. This is related to बासमती। क्या हुआ था, स्टोरी क्या है कि यूएस ने पेटेंट कर लिया था एक नया वैरायटी ऑफ राइस, चाहे इंडिया में ऑलरेडी उसकी ढेर सारी वैरायटीज प्रेजेंट थी, वो था बासमती। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको नोवल उन्होंने क्या किया, बासमती को यूज़ किया और बासमती को एक नई वैरायटी से क्रॉस कर दिया और एक उन्होंने कहा इसको पेटेंट कर दिया उन्होंने कि ये हमारी नई वैरायटी है, पर वो तो गलत है ना, इसलिए तो जीई ऐसी बनी है, राइट। तो इसका आंसर है सेकेंड, बासमती। ये दोनों वीट की वैरायटीज हैं। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड, मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन, टीएच मॉर्गन ट्रांसडक्शन, F2। देखो राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए, आरएनए विच एक्ट्स एज एन एंजाइम। तो आंसर तो यही हुआ, पर बाकी सब देख लेते हैं। मेंडल ने तो आपको पता है क्या दिया था, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने लिंकेज दी थी। अगर F2 जनरेशन रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करती है तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर हुआ फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेटैलिटी क्या होता है? बर्थ, कितने बर्थ हो रहे हैं पर 1000 इंडिविजुअल्स, तो उसका होता है आंसर फोर्थ। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। 5 जून को क्या हुआ था? क्या होता है, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, अपने दोस्तों का नाम याद रह जाता है ना, और बर्थडे भी, तो ये भी याद रख लो। 22 अप्रैल को क्या होता है? 22 अप्रैल को क्या होता है? बताओ, सर्च करो। 16 को क्या होता है? ओजोन डे। ठीक है, अर्थ डे होता है 22 को। तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दो इन सबको, तभी आपको याद रहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? Secondary pollutant means that when two primary pollutants react with each other to form a secondary pollutant. Primary pollutants वो pollutants होते हैं जो आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सोर्स से डायरेक्टली आ रहे हैं, जैसे CO2, NO2 डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं, SO2, तो वो होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोक्साइड होता है जब ऑक्सीजन कम होता है तब प्रोड्यूस होता है, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन जब कम होती है तब कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है। वही ओजोन का प्रोड्यूस होता है, बैड ओजोन जिसे बोलते हैं, जब आपके दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। ओजोन, पैन, परऑक्सी, एसिटाइल नाइट्राइल, ये सारे क्या है? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। निश, निश सुना सुना लग रहा है, इकोलॉजी चैप्टर से, राइट। व्हाट इज निश? रिमेंबर, निश इज अ एरिया, जैसे अगर मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो सर्वाइव करता है, खाना खाता है, इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप है उसके दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उसे फंक्शनल रोल बोलेंगे, राइट। तो फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, उसको बोलते हैं निश। ना कि फिजिकल स्पेस ओनली बट ऑल्सो फंक्शनल। ओके, सो दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ निश. Next is 123rd, again from ecosystem. It says what type of ecological pyramid would be made by this data? Primary producer है 10 grams, secondary है 60 grams, and sorry, primary है consumer 60 and secondary consumer है 120 grams. तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। नंबर में तो नंबर होगा, ग्राम तो होगा नहीं। और वहीं एनर्जी का पिरामिड हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा होंगे एनर्जी में और सेकेंडरी कंज्यूमर कम और सेकेंडरी कंज्यूमर और कम, है ना। और वहीं ये उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास, ये बायोमास का है ना, ग्राम्स में है, सबसे कम है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो प्लांट्स को खा रहा है वो 60 ग्राम्स है, और सेकेंडरी, मैं बार बार टर्शरी बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग यू, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, PPPCSC। ठीक है, तो ये बायोमास बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक्वेटिक फूड चेन में होता है, वो भी बायोमास की। सो इट्स ऑलवेज इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक फूड चेन। फाइन,
जैसे जूम प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, उन केसेस में क्या होता है, बायोमास बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है उन एनिमल्स का, ठीक है। नेक्स्ट 124th, इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लेयर होती है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज एन कैटलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ पॉलीक्यूलर ऑक्सीजन। ऑब्वियसली क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, जैसे ओजोन है उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट किया और ClO प्लस O2 बन गया, ये करता है। तो Cl जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्लोरीन रिएक्ट करता है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हुआ विच लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट 125th, कहाँ है ये स्टडी किया, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। अगर आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स याद है तो आपको याद होगा कि एपिडर्मिस होता है आउटर मोस्ट लेयर, फिर आपके आता है कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं राउंड राउंड से, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, फिर आपका एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो सुब्रिनेटेड होते हैं। सुब्रिन समझते हो, बहुत ज़्यादा सुब्रिन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है इसमें, ठीक है। तो जो बीच के सेल्स हैं कहीं कहीं उनमें सुब्रिन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं पैसेज सेल्स जिसके थ्रू पानी जा सकता है। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप ऐसी स्ट्रिप है जिसमें स्टार्च डिपॉजिटेड है और क्या है, स्टार्च शीट है, जिसे स्टार्च शीट बोलते हैं, सुब्रिन है आउटर में, ठीक है। तो सुब्रिन प्लस स्टार्च, ठीक है, और बाकी के पैसेज सेल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे फिर वैस्कुलर बंडल होता है जाइलम फ्लोएम का, ठीक है। तो ये कहाँ दिखता है, ये एंडोडर्मिस में दिखता है, ओके फाइन। नेक्स्ट 126, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक पौधे को अगर आप उगाते हो तो वो बहुत सालों बाद ट्री बन जाता है, वुडी स्टेम आने लग जाती है, उसका डायमीटर बढ़ता रहता है। वो आपको कहाँ दिखता है, वो आपको एंजियोस्पर्म्स में दिखता है। ये ना आपको जिम्नोस्पर्म्स में भी दिखता है पर ग्रासेस में तो नहीं दिखता, मोनोकॉट्स में तो नहीं दिखता ना। तो मोनोकॉट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देख लेते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये सही है। ओव्यूल की कोई कवरिंग नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, तभी तो बोलते हैं नेकेड ओव्यूल, कोई ओवरी नहीं होती। फ्रूट बनता है जिम्नोस्पर्म में, नहीं ना, सीड्स होते हैं ना, कोई ओवरी होती है, नहीं होती ना, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, तो ये सही हुआ। बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हॉर्सटेल्स जिम्नोस्पर्म, नहीं, हॉर्सटेल तो टेरिडोफाइट्स होते हैं। सिलैजिनेला हेट्रोस्पोरस करेक्ट है, पर सैल्विनिया भी तो हेट्रोस्पोरस है, तो सिलैजिनेला सैल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, स्टेम्स आर यूजुअली ब्रांच्ड इन साइकस एंड सिट्रस, नहीं, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड नहीं होती, ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारा हुआ आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, सही है, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल होती है फंजाई में और प्लांट में सेलुलोज की। माइटोकॉन्ड्रियाज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है, क्योंकि मोनेरा में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. नहीं, it is a locomotory in yes amoeboids, है ना। तो sporozoans तो पैरासाइट हो गए ना, जैसे प्लाज्मोडियम है। तो ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये इनकरेक्ट हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। थर्ड इज योर आंसर, ओके। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। बेसिडियोमाइसिटीज इज अ फंजाई विच हैज नो एस्कस, नो सैक, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ, वैस्कुलर कैम्बियम, तभी तो बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम इन द सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है। अगर आपको याद हो, जैसे मैं बात करूं, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो बीच में होता है इनके वैस्कुलर कैम्बियम। जब जब प्लांट का सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर ये जाइलम नॉर्मल और ये फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, वैस्कुलर कैम्बियम, ओके। दिस इज एन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 130th, न्यूमैटोफोर्स, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर। न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड इन हैलोफाइट्स,
ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे यू कैन से मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, वो क्या होते हैं, मडी एरियाज में होते हैं, राइट। तो उनको ब्रीथ करना है, तो निमेटोफोर्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जो ट्री के मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती हैं इससे से, ठीक है, फॉर ब्रीदिंग। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, इट्स अ एडवेंटिशियस रूट, ना कि टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। प्लीज रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ टैप रूट। टैप रूट में आपके आते हैं कैरेट्स, टर्निप्स, रेडिश, राइट, ओके, पर एडवेंटिशियस में आता है आपका स्वीट पोटैटो, ओके। पोटैटो इज अ स्टेम बट स्वीट पोटैटो इज अ रूट। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच्ड। देखो, यूनिफ्लैजिलेट गेमीट्स पॉलीसाइफोना, इफ यू रिमेंबर पॉलीसाइफोनिया इट्स अ रेड एल्गी। रेड एल्गी की खासियत यही होती है कि उसके गेमीट्स में कोई फ्लैजिला नहीं होता। यूनि मतलब सिंगल, ये तो गलत हुआ ना, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन है तो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, सही बात है, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। गैमा कप्स मार्केंशिया में होते हैं, सही बात है। लिवर वॉट है ना मार्केंशिया, मार्केंशिया में गैमा कप्स होते हैं, याद आया, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जो गैमा कप्स गिर जाते हैं तो फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, याद आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर। बाइफ्लैजिलेट जूस्पर्स ब्राउन एल्गी में, सही बात है, ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिलास होते हैं, तो आंसर क्या हुआ आपका फर्स्ट, ठीक है। 133, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मायोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। देखो, ध्यान से देखना, मायोसिस बोल रहे हैं मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है फंगस में। एक्सोजिनसली मतलब देयर इज नो कवरिंग, ओके, और कवरिंग हमेशा किस में होती है, एस्कोमाइसिटीज में, एस्कस, सैक। तो न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, ये दोनों क्या है, एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से बाहर निकल गई, ये ऑप्शन से बाहर निकल गई। अब ऑल्टरनेरिया देखो, ऑल्टरनेरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करती ही नहीं, क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर निकल गई, क्योंकि ये तो मायोसिस की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या है, अगैरिकस, मशरूम आपका। मशरूम आपका क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें एक्सोजिनसली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो भी कितने, 4, ठीक है, हर मायोसिस के बाद 4 प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए आंसर क्या हुआ, थर्ड। ऐसे पहुंचते हैं आंसर की तरफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 134, ये बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन है लिविंग वर्ड में से। देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, हर्बेरियम क्या होता है, इट्स अ प्लेस वेयर, ना बचपन में बोला भी गया होगा कि आपको कि एक स्क्रैप फाइल लो और लीव्स चिपकाओ, ड्राइड लीव्स, है ना, तो वो हर्बेरियम होता है। की क्या होता है कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर टैक्सा। टैक्सा क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे अ बुकलेट दैट कंटेन्स a booklet that contains a characteristic of characters, contains a list of characters and alternates which help in identification of taxa, ये सही बात है, तो ये आपका हो गया बी। म्यूजियम एक ऐसी प्लेस आप गए होगे, प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स रखे जाते हैं, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह में, और प्लांट्स रखे जाते हैं अलग तरीके से, तो वो सी हो गया। कैटलॉग, जैसे आपके मशीन खरीदते हो तो कैटलॉग मिलता है ना, कैटलॉग इज अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली फाउंड इन एंड विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो ये हो गया डी, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हुआ 134 का, बताओ। ए इज 4th, तो मेरे को तो डी लग रहा है, सॉरी, ए इज 3rd, तो सेकेंड या डी में से हो सकता है। उसके बाद बी क्या है, बी क्या है 4th, ठीक है, ये भी कंफ्यूजन, बी क्या है 4th, तो सेकेंड हुआ आंसर, ठीक है, ओके। अब फिर भी अगर कंफ्यूजन है की क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एनिमल है, ठीक है, और उस एनिमल के 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट आपको पता है बर्ड हो सकती है या फिर मैमल हो सकता है। फिर मैं बोलूं 4 चेम्बर्ड हार्ट के बाद कि उसके यू कैन से टीथ हैं, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा मैमल आंसर, क्योंकि बर्ड के तो कोई टीथ नहीं होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर एनिमल, उसको बोलते हैं की, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट 135, विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, सिंपल सी बात है, पाइनस। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में
इंसेक्ट्स पॉलिनेट नहीं करते, वो इतने अट्रैक्टिव होते नहीं है कि इंसेक्ट्स आए उनको ऊपर पोलन ग्रेन मतलब पॉलिनेशन भी करें और नेक्टर भी सक करें, ऐसा तो कुछ है नहीं उनमें, राइट। तो उनको अपना जुगाड़ लगाना पड़ता है, उनके पास अपने सीड्स के ऊपर या फिर अपने पोलन ग्रेन्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे विंग सा बना होता है, ठीक है, ताकि वो हवा से डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन हो जाए। तो इसे बोलते हैं अनीमोफिली। क्या बोलते हैं? अनीमोफिली, जब विंड पॉलिनेशन